अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 45 है। लास्ट लेक्चर में हमने नेस्टेड लूप डिस्कस किया था। आज हमने नेस्टेड लूप की कुछ एग्जांपल्स करनी हैं। आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें से हम कुछ एग्जांपल जो हैं आज एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि नेस्टेड लूप जो है वो किस तरह से काम करता है। देखिए, सबसे पहले ये एग्जांपल है जो हमने कल भी देखी थी। आज हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले देखें, इसका जो आउटपुट रिज़ल्ट आ रहा है वो मैं आपको बता दूं कि इसका आउटपुट रिज़ल्ट जो है, फिर उसके बाद हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि ये प्रोग्राम किस तरह से वर्क कर रहा है। देखें, इस प्रोग्राम का जो डिस्प्ले है वो इस तरह से स्टैरिक्स प्रिंट हो रहे हैं और ये टोटल 25 स्टैरिक्स हैं। और आप देख सकते हैं कि रोज़ एंड कॉलम्स डिस्प्ले हो रहे हैं। देखें, 5 रोज़ हैं। अगर हम रोज़ की तादाद गिनें तो देखें 1 2 3 4 5 5 रोज़ हैं। और कॉलम्स देखें 1 2 3 4 5 और 5 कॉलम्स क्रिएट हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आउटर लूप और इनर लूप दोनों 5-5 दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब देखें किस तरह से, क्योंकि आपके सामने आप देखें कि इसमें 2 लूप्स लगे हुए हैं, एक आउटर लूप है और एक इनर लूप है। तो इसलिए हमें 2 काउंटर वेरिएबल्स लिए हमने, n और m। n जो है वो आउटर लूप के लिए है और m जो है वो इनर लूप के लिए है। इसकी वर्किंग देखते हैं कि स्टैरिक्स किस तरह से प्रिंट हो रहे हैं। सबसे पहले देखें n = 1 है। अब कंडीशन चेक होगी सबसे पहले आउटर लूप की, 1 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू हो रही है और कंडीशन के ट्रू होने पर वो बॉडी के अंदर आ जाएगा और ये आउटर लूप की बॉडी में आ जाएगा। अब आउटर लूप की बॉडी के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो ये पूरा लूप है जिसे इनर लूप हमने कहा, और दूसरी बात, इनर लूप के फ़ौरन बाद आप देखें एक printf/n की स्टेटमेंट आ रही है। यानी कि आउटर लूप की बॉडी के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो पूरा लूप है, इसने अपना काम कंप्लीट करना है, और दूसरे नंबर पे जब इनर लूप का काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद printf/n की स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी। तो ये 2 चीज़ों ने एग्जीक्यूट होना है। अब कंडीशन के ट्रू होने पर इनर लूप की बॉडी के अंदर हम आ गए हैं। अब यहाँ पर देखें m = 1 है और उसके बाद कंडीशन चेक होगी m इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5, मतलब 1 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5 पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन के ट्रू होने पर स्टैरिक प्रिंट होगा, क्योंकि आप देखें कि इनर लूप की बॉडी में आएगा और बॉडी में printf स्टैरिक लिखा हुआ है और ये एक ही स्टेटमेंट है जो कि इनर लूप की बॉडी के अंदर है। स्टैरिक प्रिंट होगा। स्टैरिक के प्रिंट होने के बाद अब यहाँ से उसने दोबारा से ऊपर जाना है और आप देखें कि इनर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई है तो इनर लूप के इंक्रीमेंट की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ से m++ करेगा। मैंने आपको बताया था कि जब आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होने पर हम आउटर लूप की बॉडी में आ जाएंगे तो इनर लूप अपनी तमाम आइट्रेशंस कंप्लीट करेगा। अब देखें, इनर लूप की दूसरी बारी m++ यानी कि m2 हो जाएगा। 2 के साथ कंडीशन चेक होगी, 2 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। दोबारा से बॉडी में आएगा और स्टैरिक को दूसरी दफ़ा प्रिंट कर देगा। इस तरह से m++ 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा और ये स्टैरिक जो है वो हर दफ़ा प्रिंट होता रहेगा। 5 दफ़ा ये स्टैरिक प्रिंट होगा। जब m की वैल्यू 6 हो जाएगी तो आप 6 के साथ देखें, 6 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि 6 टाइम लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा और ना ही ये स्टैरिक प्रिंट होगा, बल्कि लूप टर्मिनेट होने के बाद लूप की बॉडी से बाहर आएगा और उसके बाद एक और स्टेटमेंट जो है वो printf/n है। ये इनर लूप टर्मिनेट होने के बाद एग्जीक्यूट होगी और न्यू लाइन में चला जाएगा। अब देखें, 5 स्टैरिक्स प्रिंट हुए हैं इनर लूप की एग्जीक्यूशन की वजह से और न्यू लाइन में आ गया है। उसके बाद क्योंकि आउटर लूप की बॉडी की आखिरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है printf/n, अब आउटर लूप की इंक्रीमेंट की तरफ जाएगा। n++ का मतलब है अब n जो है वो 2 हो जाएगा, पहले 1 था। 2 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो रही है। इसका मतलब आउटर लूप जो है अब दूसरी आइट्रेशन उसकी स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ से इनर लूप जब स्टार्ट होगा तो दोबारा से m = 1 हो जाएगा और कंडीशन चेक होगी 5 के साथ, कंडीशन ट्रू होने पर स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से m की वैल्यू 2 3 4 5 तक जाएगी और स्टैरिक्स जो हैं वो प्रिंट होते जाएंगे। 5 स्टैरिक्स दोबारा से प्रिंट होंगे और लूप टर्मिनेट हो जाएगा जब m की वैल्यू 6 हो जाएगी और दोबारा से /n आएगा, न्यू लाइन में आ जाएगा। इसके बाद फिर n के पास जाएगा और n 3 हो जाएगा। अब 3 टाइम्स यानी कि तीसरी दफ़ा आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि 3 के साथ भी कंडीशन ट्रू हो रही है। दोबारा से इनर लूप में आएगा, इनर लूप फिर अपनी 5 बारियां कंप्लीट करेगा 1 से 5 तक, क्योंकि m = फिर 1 हो जाएगा और 1 से उसने 5 तक जाना होगा, तो 5 स्टैरिक्स फिर प्रिंट होंगे। अब देखें, तीसरी दफ़ा आउटर लूप के चलने पर तीसरी दफ़ा इनर लूप चला और 5 आइट्रेशंस वो दोबारा से कंप्लीट करेगा, यानी कि 15 स्टैरिक्स जो हैं वो प्रिंट हो चुके हैं अब तक। इसी तरह से दोबारा /n होगा
फिर n की वैल्यू 4 हो जाएगी, इनर लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह से ये 25 स्टैटिक्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको कल भी ये प्रोग्राम बताया था। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जब आउटर लूप एग्जीक्यूट होता है तो रोज़ क्रिएट होती हैं, और जब इनर लूप एग्जीक्यूट होता है तो कॉलम्स क्रिएट होते हैं। अब देखें, जब अगर मैं इनर लूप की आइट्रेशंस को बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये 1 से लेकर मैं इसको 8 कर देता हूँ कि ये 8 दफ़ा चलेगा, तो देखें इसका मतलब है कि कॉलम्स की तादाद बढ़ जाएगी। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि अब कॉलम्स की तादाद 5 नहीं बल्कि 8 हो जाएगी। आप देखें कि रोज़ की तादाद तो 5 ही है, लेकिन कॉलम्स की तादाद बढ़ गई। देखें स्टैरिक्स जो हैं वो 8 हो गए हैं, और हर स्टैरिक में यानी कि एक कॉलम है। जैसे कि आपको पता है कि हॉरिजेंटल में जो चीज़ होती है वो रोज़ होती हैं, और वर्टिकल जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम्स देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 कॉलम्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि हर दफ़ा आउटर लूप के एक दफ़ा चलने पर इनर लूप 8 दफ़ा एग्जीक्यूट होता है। यानी कि आउटर लूप के दूसरी दफ़ा चलने पर इनर लूप फिर 8 दफ़ा एग्जीक्यूट होता है और 8 स्टैरिक्स प्रिंट हो जाते हैं। इनर लूप के तीसरी दफ़ा चलने पर आउटर लूप के तीसरी दफ़ा चलने पर इनर लूप फिर 8 दफ़ा एग्जीक्यूट होता है। तो इसका मतलब आउटर लूप की हर बारी पर इनर लूप अपनी तमाम आइट्रेशंस कंप्लीट करेगा, चाहे वो 8 हैं, चाहे वो 5 हैं, चाहे वो 100 हैं। तो इस तरह से ये प्रोग्राम जो है वर्क करता है। इसके बाद हम इसमें कुछ चेंजिंग करके देखते हैं मज़ीद। एक और प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 12.41। लेकिन इसमें एक चेंज है, ये पूरा वही प्रोग्राम है, सिर्फ चेंज ये है कि अब हमने इनर लूप का जो एंडिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट नहीं रखा। जैसे कि पहले मैंने 5 रखा था, फिर मैंने उसको 8 कर दिया था। अब वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि अब वो n है, यानी कि n की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। m ने स्टार्ट तो 1 से ही होना है, इनर लूप 1 से ही स्टार्ट होगा, लेकिन वो जाएगा कहाँ तक? n की वैल्यू तक। अब n की वैल्यू 1 होगी तो 1 तक जाएगा, 2 होगी तो 2 तक जाएगा। ये डिपेंड करता है अब n की वैल्यू के ऊपर। तो देखें n, और n वो वेरिएबल है जो कि हम काउंटर वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं आउटर लूप के लिए। तो इसमें देखें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका डिस्प्ले देख लेते हैं कि स्टैरिक्स किस तरह से प्रिंट हो रहे हैं। ये देखें, अब यहाँ पर ये शेप बन रही है। उसकी वजह ये है, देखें 5 रोज़ तो क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 रोज़ हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन हर रो के अंदर आप देखें पहली रो के अंदर सिर्फ एक कॉलम क्रिएट हुआ है, दूसरी रो के अंदर 2 कॉलम्स क्रिएट हुए हैं, तीसरी रो के अंदर 3 कॉलम्स क्रिएट हुए हैं, चौथी रो के अंदर 4 कॉलम्स क्रिएट हुए हैं। 4 स्टैरिक्स हैं, मतलब 4 कॉलम्स हैं, और 5वीं रो के अंदर 5 स्टैरिक्स प्रिंट हुए हैं, यानी कि 5 कॉलम्स प्रिंट हुए हैं। इसका मतलब है कि इनर लूप जो कि कॉलम्स क्रिएट करता है उसकी आइट्रेशंस हर दफ़ा फिक्स नहीं है। पहले एक दफ़ा चला इनर लूप, फिर अगली दफ़ा वो 2 दफ़ा चला, फिर अगली दफ़ा वो 3 दफ़ा चला। इस तरह से उसकी अब आइट्रेशन फिक्स नहीं है, बल्कि इनर लूप जो है उसकी आइट्रेशंस चेंज होती जा रही हैं, जिसकी वजह से जिसकी वजह से कॉलम्स की तादाद जो है वो चेंज होती जा रही है हर दफ़ा। और आप ये देख सकते हैं कि इनर लूप की आइट्रेशंस वाकई ही फिक्स नहीं है, बल्कि 1 से लेकर n तक जाना है, और n की वैल्यू जो भी होगी उसी हिसाब से इनर लूप की आइट्रेशंस होंगी। हम स्टार्ट करते हैं। देखें इनर लूप की आइट्रेशंस किस तरह से चेंज हो रही हैं। सबसे पहले n = 1, वर्किंग सेम ऐसे ही है जैसे पिछले प्रोग्राम की हमने देखी। 1 ≤ 5। अब कंडीशन ट्रू हो रही है और उसने बॉडी में आ जाना है। अब देखें बॉडी में जैसे ही आएगा, अब यहाँ पर आपने n की वैल्यू याद रखनी होगी, n की वैल्यू जो कि 1 है। जब आउटर लूप की बॉडी में हम आए हैं तो हमारे पास n की वैल्यू 1 है। इसका मतलब हम इसकी बात अगर करें तो यहाँ पर 1 है, इसका मतलब है। और आपने ये बात याद रखनी है कि अब इनर लूप का एंडिंग पॉइंट 1 होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें m = 1। अब 1 ≤ n का मतलब है 1 ≤ 1, कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि 1 ≤ 1 है, यानी =1 तो है, तो कंडीशन ट्रू हो रही है, तो बॉडी में आ जाएगा और यहाँ पर स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एफ स्टैरिक। और पहला स्टैरिक प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर m++ कर देगा। अब जब m++ 2 हो जाएगा, अब देखें 2 के साथ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर मैं m की वैल्यू को 2 रखूं और n की वैल्यू जो कि 1 है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि n जो है फ़िलहाल 1 है, और यानी कि आउटर लूप अभी जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आए थे तो n की वैल्यू 1 थी, तो 2 ≤ 1 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इनर लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। एक ही दफ़ा स्टैरिक को प्रिंट करने के बाद इनर लूप टर्मिनेट हो गया और उसके बाद printf/n की बारी आ गई और न्यू लाइन में आ गया। आपने अभी आउटपुट में भी देखा कि एक दफ़ा स्टैरिक प्रिंट हुआ था, ये देखें एक दफ़ा स्टैरिक प्रिंट हुआ और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ गया, क्योंकि इनर लूप एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होने के बाद टर्मिनेट हो गया, क्योंकि n की वैल्यू 1 थी। देखें n की वैल्यू 1 थी,
m इज इक्वल टू 1 है तो 1 से स्टार्ट हुआ और 1 तक ही चला गया, तो इसका मतलब एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ और एक स्टैटिक प्रिंट हुआ है। उसके बाद अब यहाँ से उसने स्लैश n करने के बाद n प्लस प्लस की तरफ जाना है और अब n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब 2 के साथ कंडीशन चेक करते हैं, n इज़ लेस दैन इज इक्वल टू 5, इसका मतलब 2 इज़ लेस दैन इज इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और दोबारा से बॉडी में आ जाएगा। अब बॉडी में आने के बाद आपने इनर लूप को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन अब दोबारा से ये बात याद रखनी है कि अब एंडिंग पॉइंट n जो है वो 2 हो चुका है, क्योंकि अब हम जब आउटर से इनर की तरफ आए हैं तो n की वैल्यू को 2 लेकर आए हैं। अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं और n की वैल्यू आपने याद रखनी है 2 है, यानी कि इनर लूप का एंडिंग पॉइंट 2 है। स्टार्ट कहाँ से लेना है? 1 से। m इज़ इक्वल टू 1 है, 1 इज़ लेस दैन इज इक्वल टू n, यानी कि 1 इज़ लेस दैन इज इक्वल टू 2। कंडीशन ट्रू हो जाएगी, स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा, दोबारा से m की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब 2 के साथ कंडीशन चेक करें, m इज़ लेस दैन इज इक्वल टू n का मतलब है 2 इज़ लेस दैन इज इक्वल टू 2। कंडीशन दोबारा ट्रू हो जाएगी तो दूसरी दफ़ा स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद जब m की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3 के साथ कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि n जो है एंडिंग पॉइंट 2 है और m जो है वो 3 हो चुका है, तो 3 इज़ लेस दैन इज इक्वल टू 2। कंडीशन फॉल्स हो गई तो तीसरी दफ़ा स्टैटिक प्रिंट नहीं होगा, इनर लूप टर्मिनेट हो जाएगा और उसके बाद प्रिंट एफ स्लैश n की बारी आएगी और न्यू लाइन आ जाएगी और उसके बाद फिर दोबारा से n प्लस प्लस की तरफ चला जाएगा, यानी कि अब आउटर लूप की तीसरी आइट्रेशन चलेगी। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये n जो है वो बढ़ता जा रहा है और इनर लूप का एंडिंग पॉइंट हर दफ़ा बढ़ता जा रहा है। देखें, पहले इनर लूप ने एक दफ़ा एग्जीक्यूशन की, एक स्टैटिक प्रिंट हुआ और फिर उसके बाद आप आउटपुट में देख सकते हैं, फिर उसके बाद जब दूसरी दफ़ा इनर लूप चला तो वो 2 दफ़ा चला और जब तीसरी दफ़ा इनर लूप की बारी आएगी तो वो 3 दफ़ा चलेगा, फिर चौथी दफ़ा, फिर 5 दफ़ा। इस तरह से आइट्रेशन जो है वो चेंज होती जा रही हैं। सिर्फ क्या फ़र्क है कि ये सिर्फ ये जो n लिखने से टोटल जो है वो डिस्प्ले चेंज हो गया है, बाकी सेम सारा प्रोग्राम है। तो इनर लूप का एंडिंग पॉइंट जो है वो हमने चेंज किया है और वो अब एक वेरिएबल है जो कि n है। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है इस तरह से उसका एंडिंग जो है वो बढ़ता जा रहा है, 1 से 1 तक, फिर 1 से 2 तक, फिर 1 से 3 तक। तो इस तरह से इनर लूप की एंडिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं स्टैटिक्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले 1 स्टैटिक प्रिंट हुआ, फिर अगली लाइन में 2 स्टैटिक्स प्रिंट हुए, फिर 3 स्टैटिक्स प्रिंट हुए। तो ये इस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद एक और प्रोग्राम है वो हम देखते हैं, वो भी सेम प्रोग्राम है, उसमें भी हम छोटी सी एक चेंज करेंगे। देखें, ये वही प्रोग्राम, सिर्फ चेंज इतना किया है कि यहाँ पर स्टैटिक प्रिंट करने की बजाय देखें अब हम m की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं और m आपको पता है कि वही जो हमने इनर लूप का काउंटर वेरिएबल है, हम उसी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो बजाय स्टैटिक प्रिंट होने के m की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो हम देखते हैं किस तरह से, बाकी सारा सेम प्रोग्राम है और एक छोटा सा फ़र्क ये है कि अब n जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम 1 से स्टार्ट, अब 0 से स्टार्ट होकर 5 तक जाएगा, मतलब 6 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। पहले 1 से 5 तक जा रहा था तो हम इसको 1 भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो वो 1 से 5 तक चला जाएगा, इसका मतलब 5 दफ़ा चलेगा। अगर वो 0 से 5 दफ़ा जाएगा तो वो 6 दफ़ा चलेगा। तो यहाँ से हमने दोनों n और m का स्टार्ट 0 से लिया है, तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप 1 से भी ले सकते हैं। पहले हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि इसका डिस्प्ले किस तरह से आएगा। देखें, अब हमने स्टैटिक की बजाय 1, अब पहले स्टैटिक्स प्रिंट हो रहे थे आप देख सकते थे, लेकिन अब जो है वो m की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो आपको पता है कि m की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है। तो देखें, सबसे पहले 0 प्रिंट हुआ और उसके बाद 0 1, फिर 0 1 2, फिर 0 1 2 3 और इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है, यानी कि नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं और शेप वही है जो लास्ट प्रोग्राम में स्टैटिक्स की शेप थी, यानी कि पहले एक स्टैटिक था, फिर 2 स्टैटिक्स, फिर 3, फिर 4। यहाँ पे वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं स्टैटिक की जगह, क्योंकि हमने सिर्फ इतना चेंज किया है कि यहाँ पर स्टैटिक की जगह m लिख दी है। थोड़ा सा इस प्रोग्राम की वर्किंग देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले वही 2 वेरिएबल्स n और m, स्टार्ट किया n इज इक्वल टू 0 से और उसके बाद 5 तक इसका एंडिंग पॉइंट है। फॉर लूप का भी 0 से स्टार्ट होगा, इनर लूप भी 0 से स्टार्ट हुआ और उसका एंडिंग पॉइंट जो है वो n है। और उसके बाद प्रिंट एफ की स्टेटमेंट जो कि इनर लूप की बॉडी के अंदर है, वो स्टैटिक की बजाय हमने m लिख दिया, यानी कि अब m की वैल्यू प्रिंट होगी और m की वैल्यू आपको पता है पहले 0 है, फिर 1 2 3 इस तरह से चेंज होती जा रही है। और वही स्लैश n, यानी कि एक दफ़ा इनर लूप को एग्जीक्यूट करने के बाद वो स्लैश n करेगा, इस तरह से अगली दफ़ा इनर लूप को एग्जीक्यूट करने के बाद वो स्लैश n करेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि ये नंबर्स जो हैं वो किस तरह से प्रिंट हो रहे हैं, मतलब ये जो आउटपुट आपके सामने अभी है ये किस तरह से प्रिंट हो रही है। लेकिन सबसे पहले n इज इक्वल टू 0 है। अब 0 के साथ चेक करें, 0 इज़ लेस दैन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो रही है, आउटर लूप की बॉडी में आ जाएगा। आउटर लूप की बॉडी में m इज इक्वल टू 0 है, m इज़ लेस दैन इज इक्वल टू n। अब n को आपने याद रखना है कि जब हम आउटर से इनर की तरफ आए हैं तो n जो है वो 0 है, यानी कि
इनर लूप का एंडिंग पॉइंट n है जो कि 0 है। कंडीशन चेक करें, 0 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बॉडी में आएगा और m की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब आपको पता है m की वैल्यू क्या है, अभी 0 है, तो 0 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले 0 प्रिंट हुआ है, ये वाला 0। उसके बाद देखें, अब 0 प्रिंट होने के बाद m प्लस प्लस, यहाँ पर m की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब 1 के साथ जब कंडीशन चेक होगी, m जो कि 1 है और n 0 है, तो चेक करें 1 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो रही है। कंडीशन के फॉल्स होने पर दोबारा से ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगा और प्रिंट एफ स्लैश एन करेगा और न्यू लाइन में चला जाएगा। और आप देख सकते हैं कि वो एक ही दफ़ा 0 प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन में आ गया है। अब न्यू लाइन में आने के बाद यहाँ से वो n प्लस प्लस करेगा, n प्लस प्लस यानी कि n की वैल्यू अब 0 की बजाय 1 हो जाएगी। आप देखें जब हम फर्स्ट टाइम आउटर लूप की कंडीशन चेक करने के बाद नीचे गए थे तो n की वैल्यू 0 थी जो कि अब 1 हो जाएगी। अब 1 के साथ कंडीशन चेक करें, मतलब आउटर लूप की अब दूसरी आइट्रेशन स्टार्ट हो रही है। 1 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई, बॉडी में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें इनर लूप m इज इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट होगा, लेकिन अब एंडिंग पॉइंट आपने याद रखना है कि n की वैल्यू अब 1 है, यानी कि अब हम आउटर से जब इनर की तरफ आए हैं तो n की वैल्यू 1 है, तो और इसका मतलब अब इनर लूप का एंडिंग पॉइंट 1 होगा। m इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, हर दफ़ा इनर लूप ने 0 से ही स्टार्ट होना है। 0 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बॉडी में आ जाएगा। और यहाँ देखें अब m जो है वो 0, m प्रिंट होगा तो वो 0 है, 0 प्रिंट होने के बाद दोबारा से ऊपर जाएगा, m प्लस प्लस m को 1 कर देगा। अब देखें 1 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई है कि वो 1 है, एंडिंग पॉइंट 1 आपने याद रखना है। तो m 1 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन फिर ट्रू हो गई है। फिर वो यहाँ पे आएगा और देखें अब पहले उसने 0 प्रिंट किया था, अब वो 1 प्रिंट करेगा, दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें 0 प्रिंट हुआ, उसके बाद आगे क्या प्रिंट हुआ है, 1 प्रिंट हुआ। और ये दरमियान में जो फासला आ रहा है ये सिर्फ इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पर /t लगा दिया। देखें ये जो /t लगा हुआ है इसकी वजह से फासला बढ़ गया है, ये एस्केप सीक्वेंसेस जो मैंने आपको बताए थे। अब देखें 0 प्रिंट हुआ, फिर 1 प्रिंट हुआ, अब m जो है दोबारा से ऊपर जाएगा, अब 2 हो जाएगा। अब 2 के साथ कंडीशन चेक करें, 2 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि एंडिंग पॉइंट तो 1 है। अब कंडीशन के फॉल्स होने पर लूप टर्मिनेट नहीं होगा बल्कि न्यू लाइन में आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि 0 और 1 प्रिंट होने के बाद वो तीसरी लाइन में आ गया है, यानी कि तीसरी रो स्टार्ट हो जाएगी। और अब तीसरी दफ़ा वो 0 भी प्रिंट करेगा, 1 भी प्रिंट करेगा, 2 भी प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर 0 1 2 3 प्रिंट करेगा। तो इस तरह से वो बढ़ता जा रहा है हर दफ़ा, क्योंकि n की वैल्यू हर दफ़ा बढ़ती जा रही है, तो सारी बात है एंडिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। और एंडिंग पॉइंट जब बढ़ता जा रहा है तो लूप जो है वो आइट्रेशन उसकी बढ़ती जाएंगी, इनर लूप की आइट्रेशन ज़्यादा होती जाएंगी। मतलब जब पहली दफ़ा इनर लूप एग्जीक्यूट हुआ तो वो 0 से 0 तक एग्जीक्यूट हुआ था, उसके बाद फिर 0 से 1 तक, फिर 0 से 2 तक, फिर 0 से 3 तक एग्जीक्यूट होगा, फिर 0 से 4 तक एग्जीक्यूट होगा और फिर 0 से 5 तक एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से ये इनर लूप की आइट्रेशन इसलिए बढ़ती जा रही हैं क्योंकि n की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये प्रोग्राम है, आपकी बुक में और भी प्रोग्राम्स हैं, लेकिन फ़िलहाल आपने इन 3 प्रोग्राम्स को ही अच्छी तरह से करना है। डेव C++ में इनको बना के देखें, इनकी वैल्यूज़ चेंज करके देखें, यहाँ पर प्रिंट एफ की जगह m या n करके देखें कि क्या चेंजिंग आती है आपकी आउटपुट के अंदर। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा सारा टॉपिक कि किस तरह से ये नेस्टेड लूप जो है वो काम करता है। आज का लेक्चर इतना ही है, जज़ाकल्लाह।